हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पिरेंट, आज हम आधुनिक भारत का इतिहास अपना देखेंगे और खास बात यह है कि आज हम इसे बिपिन चंद्रा से कवर करेंगे। और इससे पहले आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखना, तो हमने आर एस शर्मा की जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी होती है वो संपूर्ण करा दी गई है, और जो आपकी बिपिन चंद्र की होती है एनसीईआरटी वो भी आपकी बिल्कुल कंप्लीट करा दी है। तो आज हम इसे कवर कर लेंगे। ओके, बिल्कुल अपने नोट्सों से अच्छे ढंग से आज हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, थोड़ा हम किताब के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये किताब ना दो तरह की हो चुकी है। तो चलो देख लो, एक किताब तो बिपिन चंद्रा की ये है, आप बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर लो इसमें, और एक है आपकी ये वाली। तो ये आपकी दोनों एक ही किताब है। बस पहले एक बात को ध्यान से समझ लो कि दोनों एक ही किताब है, अलग अलग नहीं है। आपको जो ये वाली दिख रही है तो ये हमारी ओल्ड एनसीईआरटी लगभग 95 पे समथिंग चलती थी, फिलहाल नहीं मिलती है। तो इसलिए सॉल्यूशन के लिए ये वाली हमारी किताब बना दी गई है प्राइवेट पब्लिकेशन द्वारा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप या तो इसे भी ले सकते हो या फिर आप इसे भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों में से एक लेना, दोनों बिल्कुल मत ले लेना। और ये हर चीज पे अप्लाई होता है, ये भले ही आपकी आर एस शर्मा हो, सतीश चंद्र हो, क्योंकि ये दोनों आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। तो ओके, ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई। अगर आप पूछोगे पर्सनली हमें कौन सी लेनी चाहिए, तो फिर मैं आपको इस वाली किताब को बताऊंगा, क्योंकि आपको ये वाली लेनी है। ये क्यों लेनी है, फ्लिपकार्ट पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये क्यों लेनी है आपको, क्योंकि जब इसका चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं, और वो क्वेश्चन आंसर इतने इंपोर्टेंट है कि कभी कभी तो यूपीएससी उन्हीं क्वेश्चन आंसर को डायरेक्ट उठा लेता है और उससे क्वेश्चन आए भी हैं। और अगर आप इसे देखोगे तो आपके इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो आप बिपिन चंद्रा में आप इसी को ही लेके आए तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये सब आपका क्लियर हो गया, कौन सी किताब लेनी है, किससे हमें तैयारी करनी है। तो एक बात फिर मैं आपको बता दूं, आपका जो प्राचीन भारत होता है ये केवल आपका यूपीएससी में पीटी में आता है। मध्यकालीन भारत ये भी आपका यूपीएससी पीटी में आता है। अगर क्वेश्चन आपको मेंस में आ गया प्राचीन और मध्यकालीन में, तो वो आर्ट एंड कल्चर के तौर पर आएगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, और जो आपका आधुनिक भारत होता है ना, ये दोनों में आता है, पीटी में भी आता है और मेंस में भी आता है। प्री में आपकी लगभग इससे 12-14 क्वेश्चन आपके हर साल आ ही जाते हैं। तो इसलिए देख रहे हो आप कितनी इंपोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए आधुनिक भारत। और मेंस में तो आपका ही आता है आधुनिक भारत। तो हम अपना ऐसा करेंगे, आधुनिक भारत के लिए तो हमें क्या करना है, एक तो हमने क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ी थी, जो कि बहुत बढ़िया एनसीईआरटी है, इतनी अच्छी एनसीईआरटी है, एक बार पढ़ के देखना आप। ओके, दूसरा आप क्या पढ़ोगे, ये पढ़ोगे अपनी बिपिन चंद्रा, ये भी ठीक है। ठीक है, लास्ट रिसोर्स होगा आपका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर वो छोड़ दी तो आपका आधा अधूरा काम हो जाएगा। तो आज आपकी हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, वो लगभग आज आपका 80% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने 80% अपनी एनसीईआरटी पढ़ ली। 20% बचता है आपका स्पेक्ट्रम का, तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ के आपकी 100% हिस्ट्री कवर हो जाएगी। ठीक है, और उससे बाहर आपको किताब कोई नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो चैनल की प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखनी है आपको, सारी हिस्ट्री की वीडियो आपको मिल जाएंगी क्रम में। तो चलो आप देखते हैं, हम ये जो हमारी किताब है इसकी विषय सूची क्या है, और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, उसी हिसाब से तो हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में यही बताया गया है, दिल्ली के आसपास। ठीक है, भारत में राज्य। दूसरे चैप्टर में आपके भारत में यूरोप का आगमन, यूरोप कंपनी भारत में कैसे आई। फिर आपको ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में बता रखा है, उनकी आर्थिक नीतियां कैसी रही, तो ये सब हमें देखना है। फिर फोर्थ चैप्टर में आपको सामाजिक संस्कृति नीति उनकी पढ़नी है। ठीक है, फिर आपको 15 चैप्टर देखना है। ठीक, इसके बाद आपको 6 चैप्टर देखना है, जो कि 1857 की क्रांति, बहुत ही ज्यादा आपकी इंपोर्टेंट हो जाती है पढ़ने के लिए भी और जानने के लिए। फिर आपको 9 चैप्टर देखना है, आंदोलन। ओके, 10 चैप्टर देखना है, धार्मिक आंदोलन। 11 देखना है, 12 देखना है, और 12 के बाद आपका एक बचता है 13 चैप्टर। तो बहुत कम चैप्टर हैं आपके। तो जब कम चैप्टर हैं तो हमने भी नोट्स अपने कम बना रखे हैं, जो हमारे काम की बात है वो बना रखे हैं, क्योंकि हम ऐसा करेंगे, अब स्पेक्ट्रम के हम नोट्स बनाने नहीं बैठ जाएंगे। स्पेक्ट्रम हम अपनी डायरेक्टली बुक से पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाने की बिल्कुल भी गलती हमें करनी नहीं है। ठीक है,
तो हमारे नोट्स यहीं तक काफी थे। RS शर्मा, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, इन तक ही नोट्स काफी थे, और स्पेक्ट्रम के नोट्स नहीं बनाने, उसे डायरेक्टली पढ़ना। ओके, तो चलो अब बात कर लेते हैं नोट्स कैसे हैं। तो नोट्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। हमारे यहाँ से नोट्स स्टार्ट हो जाते हैं विपिन चंद्र के। तो फर्स्ट में बताया गया है, जब मध्यकालीन भारत खत्म हो गया तो उसके बाद कौन कौन से शासक हमारे देश में बचे, कंपनी भारत में फिर कैसे आती है, फिर बंगाल पर विजय कैसे करती है, फिर मैसूर ये युद्ध हुए थे, इनके बारे में लिख रखा है। ठीक है, और फिर ये जो कृषि के मामले में इन्होंने ये आर्थिक नीति अपनाई थी, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, 1857 की क्रांति फिर हमें इसमें देखनी है, और इसके बाद फिर ये कैसे क्रांति का विस्तार हुआ, असफलता, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, क्योंकि ये पीटी में हर साल क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे कंफ्यूज रहते हैं। तो सारे अधिवेशन पढ़ेंगे इनके जितने भी हुए थे। ठीक है, इसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये क्या क्या था ये सब जानेंगे हम। ठीक है, गांधी युग पढ़ेंगे, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष भी अपना पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, और फिर इसी के साथ ही हमारी विपिन चंद्रा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या काम रहेगा, जब आप अपनी विपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी ले आओगे, इसके बाद आपको जितना हो सकता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो आपके विपिन चंद्रा के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें पढ़ के देखना, आंसर ढूंढना, क्योंकि डायरेक्ट यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछ लेता है। ओके, तो विपिन चंद्रा आपकी इसलिए थोड़ी सी इंपोर्टेंट हो जाती है, बाकी तो स्पेक्ट्रम से ही हम सारा अपना वो कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं। अब हम चैप्टर 1 से हम अपना इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये अब हमारी महामैराथन स्टार्ट होती है। तो आपका यहाँ सिलेबस लिखा हुआ है आधुनिक भारत का, वो आपकी यूनिट 2 लिखी हुई है, यूनिट 3। अगर आप साइड पर देखोगे ना यूपीएससी की साइड पर, तो वहां आपको सिलेबस लिख जाएगा। तो क्या लिखा गया है आधुनिक भारत के लिए, तो 18वीं सदी से लेकर मध्य से लेकर वर्तमान आधुनिक महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़नी है हमें, क्या क्या घटना हुई थी। ओके, और व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है। तो मतलब जो भी अपना इंपोर्टेंट रहा था वो सब हमें आधुनिक भारत में हमें देखना है। ओके, फिर आपकी यूनिट 3 में दिख जाएगा आपको स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि स्वतंत्रता के दौरान क्या क्या आंदोलन हुए, इसके विभिन्न चरण देखने, किस किस ने योगदान दिया, तो इसके बारे में देख लेना है। ठीक है, और जो आपकी यूनिट 3 है ना, ये आपकी क्लास 12 की पॉलिटी की है ना, उससे कंप्लीट हो जाएगी। कोई ज्यादा विशेष किताब लेने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी किताब। ठीक है, और इससे पहले एक बार प्लेलिस्ट में आप किताब समझ लेना। एस्पिरेंट बहुत सारी किताब ले आती हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट में किताब जरूर देख लेना यूपीएससी के लिए कौन कौन सी किताब अपनी इंपोर्टेंट है। तो चलो आ जाते हैं अपने अब हम चैप्टर नंबर 1 पर। तो क्या हुआ था जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे सतीश चंद्र, तो ऐसी क्या घटना घटती है कि आज हमें आधुनिक भारत पढ़ने को मिल रहा है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, जब कोई विशेष घटना होती है उसी के कारण इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आपकी मध्यकालीन भारत में विशेष घटना विदेशी आक्रमण हुआ था 1712 में, इस कारण मध्यकालीन भारत को। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेज आ जाते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आ जाती है, तो इस कारण इतिहासकार ने इसे आधुनिक काल कहा। बट अगर देखा जाए, आपने 8th में पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा, चैप्टर 1 में एक उपनिवेशिक शब्द था, तो वहां भी इतिहासकारों ने, कईयों ने आलोचना की है कि हम इसे आधुनिक भारत नहीं कह सकते, क्योंकि देखो आधुनिक भारत हमारा फिलहाल के टाइम पर है। जैसे हमारे पास खुद का संविधान है, लोकतंत्र है, तो और फिलहाल टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। ठीक है, तो अब कह सकते हैं हम आधुनिक भारत है, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। बट उस समय पर हम आधुनिक भारत नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय पर तो हमारा देश गुलाम था, क्योंकि उपनिवेशिक शासन चल रहा था। उपनिवेशिक का मतलब होता है दूसरे देश का दूसरे देश पर नियंत्रण, इसका मतलब ब्रिटिश का हमारे ऊपर नियंत्रण। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं हम उपनिवेशिक काल। बट इतिहासकारों ने यहाँ कह सकते हैं कुछ गलती करी होगी, इस कारण हम इसे आधुनिक काल बोलते हैं। ओके, तो ये आपकी थोड़ी बेसिक नॉलेज होगी। अब स्टार्ट करते हैं
जब आपका मध्यकालीन भारत आपने पढ़ लिया था, तो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका उत्तर मुगल काल, यानी कि बाद के जो आपके ये 6 मुगल हुए थे, इनके बाद कोई आपका विशेष मुगल में राजा नहीं बचा था, यानी कि कोई शक्तिशाली, इसी कारण हमें पढ़ने को भी नहीं मिला। और उसके बाद ये फिर आपके कुछ राजा हुए, तो एक बार आप इनका नाम देख लो, याद करने की तो कोई इतनी खास बात है ही नहीं। तो फिर बहादुर शाह जफर हुए, ये मुगल वंश के राजा हैं। ये अहमद शाह, अलीमगढ़, अकबर, अकबर द्वितीय थे, बहादुर शाह, जफर। तो आपके लास्ट कौन से हुए? जफर। तो एक बार आप नजर मान लेना, जफर आपके लास्ट होते हैं, ठीक है। और फिर इसमें से कुछ ऐसे भी वो हुए थे जो मुगलों से अलग हो गए थे। इसका मतलब इन्होंने मुगलों से ये अलग हो चुके थे बिल्कुल, कहने के लिए मुगल से जुड़े हुए थे, बट मुगल से अपना अलग अपने राज्य विस्थापित कर लिया। तो कौन कौन से थे यहाँ लिखा हुआ है, वो मुगलों से अलग कौन कौन हुए। एक तो अवध हो गया, ठीक है, सादत खां, ठीक है, 1722 में इन्होंने ये मुगल प्रांतों से अलग हो गए थे। फिर बंगाल हो गया था आपका तिरुपली खां, ठीक है, हैदराबाद फिर आपका अलग हो गया था, कर्नाटक भी आपका अलग हो गया था, और आपका मैसूर भी हैदर अली के द्वारा अलग हो गए थे। तो ये मुगलों से अलग हो चुके थे, ठीक है। और उससे पहले थोड़े कुछ शब्द समझ लो आप, ये भी कभी कभी काम आ जाते हैं। तो दस्तक क्या होता है? ये होता है फरमान। मतलब जैसे 1717 ईस्वी में शाह फरूख सियाह ने दिया था, मतलब अंग्रेजी कंपनी को एक इजाजत दे दी, तुम यहाँ अपनी कारखाने बना सकते हो और यहाँ से व्यापार कर सकते हो, ठीक है। और फिर द्वैत शासन देख लेते हैं। तो द्वैत शासन क्या होता है, ये आपके विपिन चंद्रा में शब्द मिल जाएंगे आपको। तो द्वैत शासन में इलाहाबाद की संधि 1765 में, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनकी दीवानी पर अधिकार प्राप्त कर लिया, मतलब इनके टैक्स पर अधिकार कर लिया अपना, ठीक है। फिर निजामत, ये क्या होता है? फौजदारी संबंध अधिकारी होता है, मतलब फौज से रिलेटेड अधिकारी। दीवानी, भू राजस्व संबंध अधिकारी। ओके, तो थोड़े पॉइंट थे, ये आप अब जान गए होंगे। अब समझ लेते हम कंपनी का आगमन क्रम, यानी कि यूरोप कंपनी कैसे कैसे आई, जो भी भारत में कंपनी थी वो कैसे आई, उनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो विस्तार से हम एक एक समझ लेंगे। तो कंपनी का आगमन कैसे हुआ था? पहले आई थी पुर्तगालिन, ठीक है। दूसरी कंपनी कौन सी आई थी? पुर्तगालिन आई थी 1498 में। दूसरी आई थी कंपनी आपकी डच, और डच आई थी आपकी 1595 में। फिर आपकी इंग्लिश कंपनी आती है, ये आती है आपकी 1600 में। एंड आपकी फिर आती है फ्रेंच कंपनी, ये आती है आपकी 1664 में, ठीक है। तो ये आपकी इस टाइम कंपनी आ जाती है। ट्रिक क्या है, कैसे याद रखोगे? तो इसकी ट्रिक है आपकी पीडीएफ, PDEF, यानी पी से पुर्तगालिन, डी से डच, ई से इंग्लिश या अंग्रेजी फैक्ट्री, एफ से फ्रांस। तो ये आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। तो यहाँ ये आपको नाम दिए गए हैं, जैसे पुर्तगालिन कंपनी हमारे भारत में आई थी, तो उसका क्या नाम था, ये इन्होंने ये नाम दे रखे हैं। तो आपको अंग्रेजी कंपनी का नाम जरूर ध्यान रखना है, भले ही आप किसी का रखो या मत रखो। तो अंग्रेजी कंपनी का क्या नाम था पहले? अंग्रेजी कंपनी का नाम तो बाद में बदला था, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो शुरू से नहीं था, पहले क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ ट्रेडिंग इन टू ईस्ट। तो ये आपका इस कंपनी का नाम था, ठीक है। और फिर यहाँ आगे लिखा गया है कंपनी की स्थापना क्रम, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। वहां ऊपर लिखा गया था सबसे पहले कंपनी कौन आई थी उसके बारे में, अब यहाँ स्थापना, यानी कि कौन सी कंपनी भारत में सबसे पहले आके अपना कारखाना बनाती है, स्थापना करती है। तो सबसे पहले आपकी पुर्तगाली करती है 1498 में, कोचीन, ठीक है, 1503 में। तो ये यहाँ अपनी कंपनी आती है पुर्तगालिन। फिर आती है आपकी अंग्रेज, तो मतलब इन्होंने पहले अपना सूरत में कारखाना बनाया था, ठीक है। तो फिर आती है डच, 1602 में ये मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना यहाँ स्थापित करते हैं। फिर फ्रांसीसी, तो ये भी फ्रांसीसी भी सूरत में, ठीक है। और फिर जो आपकी अंग्रेज कंपनी होती है ना, ये सूरत में कुछ समय बाद बंद हो जाता है यहाँ कारखाना, जब बंगाल के नवाब इन्हें
मना कर देते हैं, तो ये फिर यहां से हटके अपना ये चले जाते हैं मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित करते हैं। ओके, तो ये आपको दोनों बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। पहला लिखा गया है यहाँ कंपनी का आगमन, यानी कि कंपनी पहले कौन सी आती है। दूसरी में लिखा गया है कंपनी स्थापना क्रम, कंपनी की सबसे पहले स्थापना कौन करता है भारत में। तो यहाँ थोड़ा भारत का मैप बना रखा है, तो यहाँ बता रखा है। तो जैसे सूरत, कोचीन, ठीक, मसूलीपट्टनम, तो ये मैप था। ओके, तो स्टूडेंट अब हमें पढ़ना है केवल अंग्रेजी कंपनी के बारे में, क्योंकि हमें इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। बाकी कंपनी के बारे में इतना जानना हमारे लिए कोई खास नहीं है। ठीक है, तो अंग्रेजी कंपनी के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे और पूरी आधुनिक भारत हम केवल अंग्रेजी कंपनी के बारे में पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नोट पॉइंट में यहां दे रखा है, जो पहली फैक्ट्री अंग्रेजी भारत में स्थापित हुई थी तो 1608 में हुई थी सूरत में, बट स्थायी नहीं हुई थी। सूरत से हटा के वो मसूलीपट्टनम में ले गए और वहां स्थायी हो गई थी। तो ये पॉइंट आपको केवल यहां याद रखना था। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो ब्रिटिश की उस टाइम पर जो रानी थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम। तो एक कंपनी होती है जिसका नाम फिलहाल ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, और इस ओरिजिनल नाम तो आप जानते ही हो, आपने अभी देखा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी वहां की रानी एलिजाबेथ प्रथम पे साइन करवा लेती है कि हम पूरब के इलाके में जाएंगे और वहां से व्यापार करके लाएंगे। ठीक है, और साथ में ये भी साइन करवा लेती है कि हमारे सामने कोई कंपटीशन नहीं करेगा ब्रिटिश से। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, अगर अंग्रेजी भारत में कंपनी वो आती तो उसके साथ ही यूरोप से कोई और कंपनी भारत में नहीं आ सकती थी। तो वो साइन करवा लेते हैं, फिर वो अपने भारत में आ जाते हैं। धीरे धीरे वहां के राजाओं से वे कहकर वहां अपने कारखाने स्थापित कर लेते हैं, फिर व्यापार शुरू करते हैं। तो शुरू में तो वो टैक्स थोड़ा सा हमें दे दिया करते थे जो हमारे भारत के राजा थे, बट बाद में वो ऐसा कर देते हैं कि जैसे कि प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, बाद में वो ऐसी स्थिति कर देते हैं कि उल्टा भारत से टैक्स लेने लगे, वो देने की बजाय भारत से टैक्स लेने लगे। और फिर हमारी भारत की मतलब जो भी राजनीतिक आर्थिक जो भी नीति हो उसमें अपने हस्तक्षेप करते हैं। राजनीतिक मामलों में मतलब जैसे हमारे राजाओं से युद्ध लड़ते हैं और वहां का क्षेत्र हड़प कर अंग्रेजी शासन लगा देते हैं। और आर्थिक मामलों में जैसे फसलों में भी आप आगे पढ़ोगे, उनके द्वारा व्यवस्था चलाई गई थी। तो मतलब बहुत ज्यादा वो होता है। फिर इसके फलस्वरूप क्या होता है, 1857 की क्रांति आपको पढ़ने को मिलती है। तो वो हमारे भारत द्वारा बहुत बड़ा उठाया गया कदम था। ठीक है, बाद में अंग्रेज उस 1857 की क्रांति को दबा देते हैं। उसके बाद फिर कुछ समय बाद ऐसे ही चलता है, फिर भारत में और हमारे क्रांतिकारी आते हैं जैसे कि गांधी जी और बहुत सारे होते हैं, उनके कारण हमारे देश को आजादी मिलती है। तो टोटल आधुनिक भारत हमारा यही था, हमें ये सभी आधुनिक भारत में अपने में जानना है। ओके, तो देख लेते हैं। अब यहाँ ये वही बात यहाँ लिखी गई है। तो 13 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का आदेश दे दिया। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश की जो उस टाइम पर रानी थी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। ओके, और ये फरमान 15 वर्ष के लिए जारी हुआ था। ठीक, केवल 15 वर्ष के लिए। तो उस समय पर जब ये फरमान जारी हुआ था उस समय पर भारत में अकबर का शासन चल रहा था। मुगल वंश के जो अकबर थे, आपने सतीश चंद्र में पढ़े होंगे आराम से। ठीक है, फिर जब एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ब्रिटिश की जो रानी राजा थे वो बनते हैं जेम्स प्रथम 1603 में। ठीक है, और फिर इसके समय पे जेम्स प्रथम ने अपना भारत में एक दूत भेजा जिसका क्या नाम था, कैप्टन हैकिंस। ठीक है, कैप्टन हैकिंस को भारत भेजा गया। ठीक है, और ये भेजा गया था अकबर से व्यापार के लिए, मतलब इजाजत मांग के लाए। ठीक है, अकबर से। बट यहां लिखा गया है परंतु कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया। ठीक है, क्योंकि आने में टाइम लग जाता था वहां, ऐसा ही नहीं है कि 2 दिन में वहां आगे। आज ही तो ये सारी व्यवस्था हो गई है हमारे लिए, ट्रेन की, हवाई जहाज की। उस समय तो बहुत टाइम लग जाया करता था। ठीक है, तो इस बात को फिर से आप ध्यान से समझना। तो जेम्स प्रथम ने किसके लिए पत्र लिखा था, अकबर के लिए,
कैप्टन हैकिंस था, ये जहांगीर के समय पे भारत में आया। ठीक है, तो जहांगीर ने 1613 में सूरत में कारखाने स्थापित करने की अनुमति दे दी कि हाँ तुम भारत में व्यापार कर सकते हो और अपना सूरत में कारखाना लगा सकते हो। तो इसका मतलब पहला कारखाना अंग्रेजी कंपनी का सूरत में लगा था। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, तो फिर आपके यहाँ कुछ और पॉइंट दे रखे हैं। तो 1632 में गोलकुंडा में सुनैना फरमान जारी कर दिया। तो ये राजा ने जारी कर दिया था, तो मतलब ईस्ट इंडिया से कह दिया था तुम फ्री व्यापार करो, मतलब हमें टैक्स बिल्कुल मत दो। ठीक है, और फिर 1717 में फर्रुखसियार ने भी फरमान जारी कर दिया। फर्रुखसियार के दरबार में कौन आया था? जॉन सरमन। ठीक है, तो यह फरमान में लिखा गया है, मैना कार्टा ये फरमान था 1717 में जारी हुआ था। तो यहाँ क्या लिखा गया है देख लेते हैं। 3000 रुपए वार्षिक कर ये इन्होंने कह दिया था, एक साल में तो हमें केवल 3000 टैक्स दे दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, और 1000 रुपए सूरत में लागू कर दिया गया। ठीक है, और बंबई से संपूर्ण, मतलब नीचे सिक्का लिखा हुआ गया है, वो थोड़ा दुबक गया है तो आप काम चला लेना। मतलब मुंबई में इन्होंने अंग्रेजों ने अपने सिक्के जारी कर दिए थे। ठीक है, यहाँ ये लिखा गया है। तो अब ये आपका हो गया। अब देखते हैं हम अंग्रेजों ने बंगाल कैसे जीता। तो बंगाल में जब ये हो रहा था, अंग्रेज कारखाने अपने जगह जगह पर लगा रहे थे, तो हमारे जो मुगल वंश के शासक थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि तुम जगह जगह पर कारखाने नहीं लगा सकते हो। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल के नवाब थे उनसे युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। तो सबसे पहला वही युद्ध होता है हमारा प्लासी का युद्ध, तो 1757 में होता है। तो यहाँ लिखा गया है, बंगाल को मुर्शिद कुली खां और अलवर्दी खां ने स्वतंत्र कराया था। ठीक है, बाद में फिरोजादुल्ला। ठीक है, तो इन तीनों ने मतलब आजाद कराया था। तो पहला मुर्शिद कुली खां, फिर सेकंड अलवर्दी खां, तीसरा कौन? सिराजुद्दौला। तो इन्होंने कराया था। ठीक है, अब फिर प्लासी का युद्ध हो जाता है। तो प्लासी का युद्ध क्यों नाम पड़ा? क्योंकि एक प्लासी स्थान था, तो उस कारण इस युद्ध का नाम प्लासी का युद्ध पड़ा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं तो युद्ध किस किस के बीच में हुआ? सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया इंग्लिश कंपनी के बीच में ये युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला का किस किस ने साथ नहीं दिया प्लासी की युद्ध की लड़ाई में? तो मीर जाफर जो कि सेनापति थे, उसने मतलब सेना की टुकड़ी नहीं भेजी थी अपनी लड़ाई के लिए। ठीक है, राय दुर्लभ ये कि दीवान था। ठीक है, घसीटी बेगम ये मौसी थी, अमीचंद ये व्यापारी, जगत सेठ ये बैंकर। तो ये सब अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। इसी कारण प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। ठीक है, और सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। ठीक है, क्योंकि जब अपनों ने ही साथ नहीं दिया तो फिर तो हार नहीं थी। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध में ये सब हो जाता है, अपने सिराजुद्दौला हार जाते हैं। ओके, फिर इसके तुरंत बाद कौन सा युद्ध होता है आपका? तुरंत बाद युद्ध होता है आपका बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध में क्या होता है? जब की कंपनी जीत जाती है ना प्लासी के युद्ध में, इसके तुरंत बाद हो जाता है आपका बक्सर का युद्ध। ठीक, तो नया नवाब बंगाल का कौन बना? मीर जाफर, जो कि कठपुतली था, यानी कि अंग्रेजों के तौर तरीके पर काम करता था ये मीर जाफर। बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। ठीक है, और फिर जब अपने मीर कासिम भी अंग्रेजों की बात नहीं मानने लगे तो फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः बना दिया। तो मतलब फिर से समझना, प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा, उसके बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया अंग्रेजी कंपनी ने। मीर जाफर ने जब बाद में अंग्रेजों की नहीं सुनी तो फिर मीर कासिम को बना दिया, और जब मीर कासिम ने भी अंग्रेजों की नहीं सुनी तो फिर से अंग्रेजों ने मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया। अब फिर यहां लिख रखा है, मीर कासिम शाह आलम द्वितीय मुगल शासक थे ये। ठीक है, और सिराजुद्दौला ये अवध में। ठीक है, और जो ये बक्सर युद्ध हुआ था तो ये बिहार में बक्सर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो किस किस के बीच? एक तो मीर कासिम, एक पक्ष में तो मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, और एक तरफ थी अंग्रेजी कंपनी। तो इसमें ये हमारे देश के राजा हार जाते हैं और अंग्रेजी कंपनी
जीत जाती है, तो जिससे अंग्रेजों की नींव और ज्यादा मजबूत हो जाती है। ठीक है, अब आप फिर समझना, आप थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आपका यहां बना लेते हैं। तो ये आपका सूरत हो गया, ये आपका बंगाल हो गया। ठीक है, तो अब इन्होंने बंगाल तो जीत ही लिया, ये तो इन्होंने जीत लिया। अब अंग्रेज क्या करेंगे कि मैसूर की ओर चले जाएंगे। मैसूर आपका यहाँ था, इस क्षेत्र में मैसूर था, टीपू सुल्तान ये सब। ठीक है, तो यहाँ थोड़े हमें युद्धों के बारे में जानना है, जैसे कि यानी कि मैसूर और अंग्रेजों के बीच युद्ध। प्रथम युद्ध 1767 से 69 तक ये हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में संधि हुई थी मद्रास की संधि। ठीक है, विशेषता क्या थी, प्रारंभ में अंग्रेज प्लस मराठा प्लस निजाम, यानी कि ये सभी मिल गए आपस में, और ठीक है, और बाद में निजाम मराठा हैदर से मिल गए। ठीक है, इस कारण हैदर अली की जीत हुई। ओके, तो हैदर अली अपने इस प्रथम युद्ध में जीत गए थे और मद्रास की संधि हुई थी। ठीक, फिर द्वितीय युद्ध देखना है अपना। द्वितीय युद्ध 1780 से लेकर 84 तक मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। विशेषता क्या थी, अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन किया गया था, इसी कारण ये युद्ध हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा संधि उल्लंघन कर रहे थे। ठीक है, अंग्रेज सेना का नेतृत्व एयरकूट ने किया। ठीक है, तो नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और बाद में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने इसे संभाला, और उस टाइम पर गवर्नर कौन थे, सेकंड जो आपका युद्ध हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और फिर आपका तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1790 से 1792 में, त्रिरंगपट्टम की संधि हुई थी इसमें। ओके, और विशेषता क्या थी, टीपू का फ्रांस एवं कस्तूनिया से समर्थन लेना, मतलब टीपू चाहते थे कि हम फ्रांस से इनसे सहायता ले लें और अंग्रेजों को हरा दें। ठीक है, तो इस कारण ये युद्ध हुआ था, और इसके गवर्नर जनरल इस टाइम पर कौन थे, तो गवर्नर जनरल थे आपके कॉर्नवालिस। ठीक है, और आपका चौथा युद्ध हुआ था 1799 में, सहायक संधि लगा दी गई थी, तो सहायक संधि तो ठोक दी गई थी यहाँ पर, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, और बलेजी इस टाइम पर गवर्नर जनरल थी। तो सहायक संधि वही होती है, मतलब आप आगे भी पढ़ लेना इस बात के बारे में। तो जो ये अंग्रेज मतलब एक सहायक संधि देते थे कि हम तुम्हारी दूसरे युद्धों से रक्षा करेंगे, और जिसमें मतलब उस जो राजा सहायक संधि को लेगा ना, तो अंग्रेजों को सारा खर्चा देना पड़ेगा। तो इस कारण ये अंग्रेजों की चाल होती थी। तो फिर अब तक आपने देख लिया अंग्रेजों ने क्या क्या कर लिया, एक तो यहाँ बंगाल को जीत लिया और मैसूर को जीत लिया। ठीक है, दो जगह पर अब अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है, अब फिर तीसरी जगह चले जाएंगे अंग्रेज, पंजाब की ओर। ठीक है, तो मैप से फिर से समझो आप, बंगाल अंग्रेजों ने जीत लिया, मैसूर जीत लिया, अब अंग्रेज चले जाएंगे पंजाब की ओर जहां सिख लोग रहते थे। तो यहाँ दो युद्ध यहाँ भी हुए। ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध बोलते हैं इन्हें। तो प्रथम हुआ था, द्वितीय तो प्रथम कब हुआ था, 1845-46 तक संधि, लाहौर की संधि और भेरोवा की संधि हुई थी। ठीक है, द्वितीय युद्ध 1848 से लेकर 49 तक सिख की समाप्ति, यानी कि मतलब यहाँ पर बाद में अंग्रेजों का शासन यहाँ पर हो गया था द्वितीय युद्ध के दौरान। ठीक है, तो अब तक अंग्रेजों ने बंगाल जीत लिया, सिख पंजाब ये भी जीत लिया, और टीपू सुल्तान ये भी जीत लिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं अंग्रेज मराठा को जीतने। ठीक, तो मराठे साम्राज्य को जीतने अंग्रेज आ जाते हैं, बट थोड़ा सा मराठा साम्राज्य के बारे में उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, मराठा युद्ध के बारे में, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में थोड़ा आगे पढ़ लेंगे, बट थोड़ा मराठा साम्राज्य के बारे में जान लो। तो शिवाजी हुए थे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी उन्हें बोला जाता है। तो जन्म 1672 में शिवनेर महाराष्ट्र में हुआ था। सूरत की प्रथम लूट 64 इनके समय पर ही हुई थी। ठीक है, पुरंदर की संधि 65 में इनके समय, और सूरत की दूसरी लूट भी
70 में इनके टाइम पर ही हुई थी। ठीक है, कर्नाटक अभियान इन्होंने चलाया था। इनका प्रशासन देखना है फिर हमें। अष्ट प्रधान परिषद 8 मंत्री रहते थे, जैसे पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री होता था, अमात्य आर्य मंत्री होता था, सुमंत विदेश मंत्री होता था, चिटनीस पत्रकार विभाग, फिर सेनापति, न्यायाधीश। ये मराठा साम्राज्य था। एक बार किताब से पढ़ के देख लेना इनके बारे में, तो थोड़ा सा प्रशासन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अंग्रेज इनसे भी युद्ध करते हैं मराठा से, तो आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में इसे नाम से जानते हैं। तो प्रथम युद्ध हुआ था मराठाओं के साथ वर्ष 1775 तक हुआ था। सूरत की संधि हो गई थी इसमें 1775 में। ठीक है, और पुरंदर की संधि भी हो चुकी थी, और सालवाई की संधि हो चुकी थी 1782। प्रथम युद्ध के बाद हुई थी। द्वितीय युद्ध फिर आपका अंग्रेज और मराठा के बीच में 1803 से 1805 वसीन की संधि। ठीक, और फिर देवगांव की संधि। तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1817 से 18 तक, नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि, पूना की संधि, एंड फिर आपकी मद्रास की संधि, ये आपकी हुई थी ये सब। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो अब तक आपने देख लिया अंग्रेजों ने भारत में आके कौन कौन से क्षेत्र जीत लिए। तो एक बार फिर से हम अपने मैप के थ्रू देख लेते हैं। ब्रिटिश से अंग्रेज आते हैं, तो आते क्या करते हैं, अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। यदि उन्हें बंगाल के नवाब मना कर देते हैं कि आप यहाँ अपनी कंपनी स्थापित नहीं कर सकते हो, तो उल्टा वो हमारे बंगाल के नवाबों से ही लड़ते हैं, जैसा कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और इसके बाद फिर अपना शासन लगा लेते हैं, वो तुरंत वहां का शासन अपने हाथों में ले लेते हैं। तो बंगाल उन्होंने जीत लिया, मतलब अंग्रेजी शासन यहाँ आ चुका था। मैसूर इन्होंने जीत लिया, यहां भी अंग्रेजी शासन आ चुका था। ठीक, और फिर इन्होंने ये मराठा साम्राज्य भी जीत लिया था, तो मराठा साम्राज्य भी इंग्लिश कंपनी के अधीन आ चुका था। इन्होंने पंजाब वाला क्षेत्र जहां सिख लोग थे, ये क्षेत्र भी जीत लिया। तो लगभग आपने देखा भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, इस इलाकों को भी बाद में सब जीत लेते हैं, अवध, हर जगह को। तो इस प्रकार ये अंग्रेज हमारे भारत में कब्जा कर लेते हैं। आगे देखना है, अब जब अंग्रेजों की हमने राजनीतिक नीति तो हमने समझ ली, अब आर्थिक नीति समझो। तो इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज मतलब 3 व्यवस्था को लाते हैं, और वे कहते हैं हम ये किसानों के लिए कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को बहुत हेल्प मिल सके। ठीक है, तो वो 3 व्यवस्था लाते हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं के बारे में हमें एक एक करके यहां पढ़ना है। तो चलो पढ़ते हैं। और एस्पिरेंट, इन जो ये तीनों व्यवस्था थी ना, इनसे आपके पीटी में भी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो इसलिए आपको और ढंग से पढ़ना, ये और ज्यादा हमारा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो क्या नाम है, भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि भूमि से रिलेटेड व्यवस्था। पहली व्यवस्था कौन सी थी, स्थायी बंदोबस्त जमींदार, मतलब ये व्यवस्था जमींदारों से लागू की गई थी। ठीक है, लागू करता कौन थे, लागू किसने की व्यवस्था, कॉर्नवालिस ने लागू की थी। 1786 से 93 तक ये लागू की गई थी। वर्ष किस वर्ष लागू की, 1793 में। ठीक है, क्षेत्र कौन कौन सा, बंगाल में लागू की, बिहार में और उड़ीसा में। कौन सी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या थे, ये व्यवस्था जमींदार लोगों पर लागू की गई थी, यानी कि जमींदार लोगों से जो भूमि का टैक्स आएगा, खेती का टैक्स आएगा, वो जमींदार लोग सीधे अंग्रेजों को टैक्स देंगे। ठीक है, और कितना देंगे, 10/11 सरकार को टैक्स देंगे। भारत के 90% क्षेत्र पर ये लागू की गई थी। ठीक है, और इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो पीटी में कभी क्वेश्चन आए सूर्यास्त कानून किसे नाम से जाना जाता है, तो आपको स्थायी बंदोबस्त इस पे टिक लगाना है। ठीक है, सूर्यास्त कानून मतलब अगर सूर्य, मान लो जमींदार है, अंग्रेजों को टैक्स देना है और सूर्यास्त हो चुका है, तो फिर उसकी जमीन को छीन ली जाती थी। ठीक है, तो ये व्यवस्था फेल रही। इस व्यवस्था के बाद दूसरी व्यवस्था लाई गई अंग्रेजों द्वारा, रैयतवाड़ी। रैयत आपने पढ़ा हुआ, किसान बोलते हैं।
तो ये किसानों पर लागू की गई थी। पहली व्यवस्था जमींदारों पर, दूसरी व्यवस्था किसानों पर। नाम से जान सकते हो, रैयत मतलब किसान। ठीक है। और जी किसने लागू की थी? तो ये आपकी कर्नल रीड एवं मुरलो, तो इन दोनों ने ही लागू की थी। तो कर्नल रीड ये 1792 में लागू की थी, मुनरो ने 1820 में। कहां कहां? मुंबई, असम, मद्रास में लागू किए। तो ये किसानों से सीधे लेते थे, क्योंकि हेड तो यहाँ किसान हो गए थे ना, उसमें जमींदार थे, यहाँ किसान बना दिए। तो ये किसानों से सीधे अब टैक्स लेते थे। भू राजस्व 1/5 था। और भारत में कितने परसेंट पर यह व्यवस्था लागू की गई थी? तो 51% पर। दूसरी व्यवस्था फिर खेती के रिलेटेड थी, महलवाड़ी। तो ये गांव से, महल मतलब आप जानते हो गांव से, ठीक है। और आपके किसने लागू की थी? तो हार्ट मैकेंजी वर्ड ने ये लागू की गई थी। तो 1819 में पंजाब में लागू की गई, मध्य प्रांत में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। महल का मतलब होता है गांव से, ठीक है। तो भू राजस्व 1/2 ये था, भारत का लगभग क्षेत्र इसमें कवर हो जाता था, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा 3 व्यवस्था लागू की गई थी खेती के मामले में। पहली कौन सी? फिर से एक बार ध्यान दो। पहली व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, यानी कि जमींदारों से लागू की गई थी। दूसरी थी रैयतवाड़ी, तो रैयत मतलब किसान, किसानों से लागू की गई थी। तीसरी थी महलवाड़ी, यानी कि ये गांव वालों से, जो गांव के लोग होंगे उनसे। तो जमींदार मतलब सीधे जमींदार अंग्रेज को टैक्स देंगे। किसान से मतलब अब किसान सीधा अंग्रेजों को टैक्स देगा। ई से मतलब इंग्लिश कंपनी, गांव से मतलब गांव के लोग अंग्रेजों को सीधा टैक्स देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अंग्रेजों ने टाइटल दिया था कि हम भूमि में सुधार करेंगे, कृषि में सुधार करेंगे, जिससे कि भारत का भला हो सके। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, अंग्रेजों ने अपना ही भला किया था ये, ठीक है। इसी कारण तो भारत अंग्रेजों के और ज्यादा मतलब अंग्रेजों से हानि में पहुंच चुका था, क्योंकि अंग्रेज, एक तो ये भू राजस्व व्यवस्था लगा दी अंग्रेजों ने। कोई शासन अगर उनके हाथ में नहीं आता तो वहां स्थायी बंदोबस्त थोप दे देते, इस वजह से, ठीक है, कहीं युद्ध लड़कर। तो भारत लगभग उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था, ठीक है। तो जब अब इतना हो चुका था कि अंग्रेजों से किसान परेशान, आम लोग परेशान, जितने भी राजा थे वे सब परेशान, तो अब आप बताओ, तो भारत में कुछ तो ऐसा महत्वपूर्ण एक क्रांति हुई होगी जिसे आज हमें पढ़नी चाहिए। तो उस क्रांति का क्या नाम है? 1857 की क्रांति। तो इस क्रांति को हम बड़े ढंग से अपने पढ़ेंगे इसे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति इस कारण ही आती है क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों ने भारतीय राजा परेशान कर लिए थे, फिर किसान लोग परेशान कर लिए थे, आम लोग भी सब परेशानी थे इनसे। तो ये नोट पॉइंट लिखना है, वो सबसे देख लेते हैं। 1857 क्रांति के दौरान ब्रिटिश के जो पीएम थे वो फार्मिस्टन, भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग, ठीक है, और मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। और फिर विद्रोह किसने दबा दिया था? ये कैंपबेल ने, ठीक है। विद्रोह का, इस विद्रोह का प्रतीक क्या था 1857 की? तो ध्यान रखना, एक तो कमल था और रोटी, तो ये विद्रोह का प्रतीक था। यानी कि 1857 की क्रांति, यदि कभी पीटी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था, तो एक तो कमल था और दूसरा रोटी। और चलते हैं 1857 की क्रांति की ओर। तो 1857 की क्रांति का एक तो स्वरूप देखेंगे, कारण देखेंगे क्या कारण हुए, प्रारंभ विस्तार देखेंगे, असफलता क्या देखेंगे, असफलता क्यों हो गई थी 1857 क्रांति, और फिर परिणाम क्या हुआ, ठीक है। तो स्वरूप में देख लेते हैं। सबसे पहले 1857 की क्रांति को किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, ठीक है। विद्रोह के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम क्यों? क्योंकि सभी चाहते थे कि हम अंग्रेजों से स्वतंत्रता हासिल कर ले। सैनिक विद्रोह क्यों था ये हम पढ़ेंगे, चलो अभी समझते हैं। सैनिक विद्रोह ये था कि जो आपके मंगल पांडे थे, तो इन्हें पता चलता है जो अंग्रेजी कारतूस प्रयोग होता है ना, उसमें गाय सुअर की चर्बी आती है, जिससे मंगल पांडे ने कह दिया था कि हम इन
कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा धर्म नष्ट होता है। तो इसी कारण उन्हें सभी को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो धीरे धीरे इस कारण ये सैनिक विद्रोह भी बनता रहा आपका। और भी रीजन थे, जैसे कि अंग्रेज कहते थे जो भारतीय के सैनिक होंगे ना उन्हें समुद्र पार युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। सैनिक कहते थे कि हम समुद्र पार करके नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ओके, बट अंग्रेज कहते थे यदि आपको भारतीय सेना में रहना है तो फिर आपको समुद्र पार युद्ध करने जाना ही पड़ेगा। ओके, तो हम रीजन समझ लेते हैं आखिर वो क्या रीजन हुए जिससे आज हमें 1857 क्रांति पढ़ने को मिल रही है। ठीक है, राजनीतिक कारण देख लेते हैं, ऐसे राजनीतिक कारण क्या हुए। ठीक है, तो एक तो आपको डलहौजी की शासन नीति, डलहौजी ने जो शासन हड़प नीति चलाई थी ना, जगह को हड़प लेना, तो उसके कारण भी। ठीक है, अवध में शासन ठीक है लगाकर ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया। ठीक है, अवध को भी मतलब अपने क्षेत्र में इन्होंने मिला लिया। आर्थिक कैसे, कर वृद्धि, ठीक है, उद्योग का पतन कर दिया। अकाल के समय भूखमरी पर भी टैक्स लागू रहा। जैसे कि किसी क्षेत्र में अकाल पड़ गया तो अंग्रेजों को कोई मतलब था नहीं कि यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, ये टैक्स कैसे देंगे, उन्हें तो अपना टैक्स लेने से मतलब। ठीक है, तो आर्थिक कारण भी था, सामाजिक देख लिया। अब सामाजिक धार्मिक कारण भी देते हैं। एक तो सती प्रथा प्रतिबंध लगा दिए, ईसाई धर्म का प्रचार कर दिया, क्योंकि जो भारत के सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया तो भारतीय लोग भी समझने लगे कि हमारे सामाजिक कार्य में भी ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रसार कर दिया क्योंकि ब्रिटिश लोग ईसाई धर्म से रिलेटेड थे, वे चाहते थे कि भारत में ईसाइयों का देश ये बन जाए। और उन्होंने ऐसा करने के लिए उस पे कुछ गिफ्ट भी रखे थे, अगर भारतीय लोग ईसाई धर्म को अपनाएंगे तो उनसे टैक्स कम कर दिया जाएगा, जो उनकी जमीनें हड़पी गई हैं वो छोड़ दी जाएंगी। ठीक है, अब देते हैं सैनिक, और फिर समुद्री पार भारतीय सैनिक को भेजा। ठीक है, डाक घत पत्र सेवा ये सब बंद कर दी थी। फिर तत्कालीन कुछ ऐसी स्थिति हुई वो भी देखनी है, जैसे 1856 में एनफील्ड राइफल लागू कर दी गई। इस गोली में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये वही है। ठीक है, तो प्रारंभ देख लेते हैं 1857 क्रांति के प्रारंभ कैसे हुई। प्रारंभ में जनवरी 1857 में दमदम में हुई थी। ठीक है, फरवरी बहारामपुर में। ठीक है, और 29 मार्च में बैरकपुर में ये शुरुआत हुई थी। ठीक है, बैरकपुर में मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। ओके, तो ये बैरकपुर में करा था। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी। तो इस कारण 1857 की क्रांति भी हमें पढ़ने को मिलती है। अब देख लेते हैं विस्तार, 1857 की क्रांति का विस्तार कहां से कहां तक हुआ। तो विस्तार में 10 मई मेरठ से शुरू हुई, दिल्ली तक गए। ठीक है, और दिल्ली में जाके फिर उन्होंने जो हमारे सैनिक थे, मुगल के जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर नेता को मनाया कि 1857 की जो क्रांति होगी आप इसमें हमारा साथ दें। ठीक है, और तो इन्होंने हाँ कर दिया, ठीक है चलो मैं साथ दे देता हूं। बट एस्पिरेंट यहां से एक स्थिति आपकी स्टार्ट होती है, यदि मान लो बहादुर शाह जफर ने साथ तो दे दिया था और 1857 की क्रांति में अगर हमारी जीत हो जाती तो क्या आज भी हम मुगल वंशों के गुलाम होते? तो ये तो जाहिर सी बात है, ऑफकोर्स बिल्कुल होते। ठीक है, क्योंकि अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को यहां क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके बाद अंग्रेज मना कर देंगे कि अब भारत में कोई भी मुगल वंश का शासक नहीं होगा, इसलिए बहादुर शाह अंतिम शासक रहे मुगल वंश के। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा मैप के जरिए भी बताया गया है, जैसे ये मेरठ से हुआ दिल्ली, ठीक है, बैरकपुर बंगाल, तो ये इस प्रकार अपना चला था जो यहाँ शुरू में आपको बताया गया है। ठीक है, अब क्षेत्र पढ़ लेते हैं, ये अभी आपके इंपोर्टेंट है। तो ये क्षेत्र, ये शासक विद्रोह यानी कि कौन कर रहा था, और यहां लिख रखा है दमनकारी अंग्रेज, यानी कि कौन सा अंग्रेज किस क्षेत्र में इस आंदोलन को दबा रहा था। तो क्षेत्र दिल्ली में शासक कौन थे, बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, और लखनऊ में बेगम हजरत महल ये अगुवाई कर रही थी 1857 क्रांति की। कानपुर में नाना साहिब, झांसी में लक्ष्मीबाई, बिहार में बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, पटना पीर अली, प्रयागराज तियाकत अली। ठीक है, और बरेली
खान बहादुर, ठीक है। और जो भी आपको थोड़े मिले उन्हें भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अगर 1857 की क्रांति में लिखने को आ गया तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो असफलता के कारण क्या हुए, यह आंदोलन आखिर सफल क्यों नहीं हो पाया था? एक तो पहली बात, सीमित क्षेत्र तक आंदोलन था। मतलब कह सकते हैं कि मतलब हर जगह से बिल्कुल आंदोलन नहीं था, ये कहीं कहीं पर था। अगर पूरे देश में एक तरह से जंग सी छिड़ जाती, गली गली में ये जंग छिड़ जाती, तो अंग्रेज इसे चाह के भी आंदोलन को नहीं दबा सकते थे, ठीक है। नेत्र का अभाव था, मतलब जहां लोग नेतृत्व कर रहे थे वहां लोग और अच्छे से नहीं कर पाए, ठीक है। समिति संसाधन नहीं थे, ठीक है। संगठन का भी अभाव था, लोग एकजुट ढंग से नहीं हो पाए। भारतीय के समर्थन का भी अभाव था, यानी कि कुछ लोगों ने भी इस 1857 की क्रांति में सहयोग नहीं किया। और उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। उद्देश्य क्यों स्पष्ट नहीं था? मतलब एकदम उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। कुछ लोगों का कुछ और रीजन की वजह से 1857 की क्रांति में आना चाहते थे, और कुछ लोग कुछ अलग की वजह से, जैसे किसान अपनी किसान व्यवस्था के लिए 1857 क्रांति करना चाहते थे, सिपाही अपने सिपाही के लिए। तो सभी लोगों का एक उद्देश्य नहीं था, ठीक है। फिर परिणाम क्या हुआ? जब ये सब हुआ तो अंग्रेजों ने फोन करा अपने ब्रिटिश में कि भारत में स्थिति बिगड़ चुकी है। तो अंग्रेजों ने तुरंत ही ब्रिटिश से अपनी भारत में सेना भेज दी और इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो यहां लिखा गया है जुलाई 1858 में विद्रोह को दबा, भारत का शासन अब कंपनी ने सीधा ले लिया, स्वयं ब्रिटिश सरकार ने शासन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मतलब समझना, अब तक तो कंपनी भारत में शासन कर रही थी, व्यापारी कंपनी केवल। उस कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। मान सकते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट कंपनी हुई, ऐसी मान लो अब तक तो फ्लिपकार्ट कंपनी शासन कर रही थी, बट अब ब्रिटिश की सरकार स्वयं भारत पर शासन करेगी, ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद। ओके। और यहां फिर लिख रहा है परिणाम क्या हुआ? डलहौजी हड़प नीति को ही खत्म कर दिया अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि अब अंग्रेज भी समझ चुके थे अब हमें भारत पर शासन करना है ना, तो अब हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो भारतीय लोग खुश हो जाएं। सेना में थोड़ी से बदलाव कर दिए, ज्यादा तो नहीं करे थे। जैसे अगर अंग्रेज सेना एक होगी, अंग्रेज सेना का सिपाही एक हुआ तो भारत के 2 सिपाही होंगे, ठीक है। भारतीय सचिव 15 मंत्री परिषद का गठन हो गया, ठीक है। मुगल वंश को समाप्त कर दिया गया 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है। बहादुर शाह जफर को फांसी दे दी गई। ओके, तो ये आपका यहां तक हो गया एस्पेंट। अब आगे हम देख लेते हैं अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसके बारे में हम अपने अधिवेशन दिए गए हैं उन वे पॉइंट देख रहे हैं, क्योंकि हमें पीटी में लगभग मिल जाते हैं, तो ये जरूरी भी है थोड़े पढ़ना इन्हें, ठीक है। तो चलो देखते हैं इन्हें। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। संस्थापक A.O. हयुम, ठीक है। और स्थान कौन सा? मुंबई में हुई थी, गोकुदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी ये। वॉइस राय कौन थे उस समय? लॉर्ड डफरिन, ठीक। ओके, अब आगे लिखा गया इनके अधिवेशन। ये थोड़े हमें पढ़ने इंपोर्टेंट हो जाते हैं, एक बार सारे अधिवेशन पढ़ के देख लेंगे एक बार। अधिवेशन, यहाँ स्थान, यहाँ अध्यक्ष, यहाँ विशेषता क्या है। तो पहला अधिवेशन होता है आपका 1885 में, स्थान मुंबई, अध्यक्ष WC बनर्जी, ठीक है। विशेषता 72 प्रतिनिधि हुए थे इसमें, और प्रथम महासचिव यहाँ बने थे, ठीक है। फिर होता है आपका 1886 में कोलकाता में, दादा भाई नरोजे के टाइम पे, ठीक है। तो आपको कौन कौन से ध्यान रखने वो देख लेंगे हम। तो यहाँ स्टार है वो आपको याद रखने, ठीक है। फिर दूसरा आपका 1887 इलाहाबाद में, ठीक है। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इस टाइम पर बने थे, ठीक है। और जी फिर आपका ये भी हो जाता है 1888 में इलाहाबाद में हुआ था ये, और जॉर्ज यूलेस के अध्यक्ष थे, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष यहां बने थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपोर्टेंट है 1896 कोलकाता में हुआ था, और पहली बार वंदे मातरम यहां गाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है 1905 में वाराणसी में, और अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले
स्वदेशी शब्द का प्रयोग, जिसका भंग आंदोलन यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और फिर 1906 में कोलकाता में यह अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नरोजे स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, ठीक है। और 1907 में आपका इंपोर्टेंट है, सूरत में हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, एक तो बन गया था कांग्रेस में गरम दल, दूसरा बन चुका था नरम दल, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है 1916 में तो लखनऊ में हुआ था, कांग्रेस लीन का समझौता हो गया था, कांग्रेस ली का समझौता हो गया था, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको आ जाना है 1937 फतेहपुर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष से यह अधिवेशन आपका गांव में हुआ था, ठीक है। तो इस चीज को आप पीडीएफ में भी पढ़ लेना, यह अधिवेशन इंपोर्टेंट है, केवल याद रख लेने, ठीक है। यहाँ सारे लिखने का उद्देश्य ये था क्योंकि इनमें कोई ना कोई अधिवेशन आ जाता है तो दिक्कत होती है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अपना। आगे आ जाता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि हमारे भारत में अब कुछ ऐसे लोग हुए जो कि भारत के लोग को जागरूक करेंगे और उन्हें धर्म की ओर अपने की ओर लेके आएंगे, ठीक है। तो उन लोगों के बारे में हमें पढ़ना है और उन समाज के बारे में पढ़ना है जिनकी स्थापना हुई थी और स्थापना किसने की थी उसके बारे में भी हमें सारा कुछ देखना है हमें से, ठीक है। तो चलो एक एक करके अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका कौन सा समाज था, आपका था ब्रह्म समाज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ना है। ब्रह्म समाज संस्थापक कौन थे, राजा राय मोहन राय, ठीक है। आपको इतना सब कुछ छोड़ देना है, फिर आपको यहाँ नीचे आ जाना है, ठीक है। तो 1815 में राजा मोहन राय ने आत्मीय सभा इस चीज का गठन इस सभा का गठन किया था। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, ओके। फिर 1882 में ब्रह्म सभा हिंदू धर्मों को सुधार लाने के लिए करी गई थी, ठीक है। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। और फिर आगे दे रखा है 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1829 में, ठीक है। इनके बाद फिर इनके बाद ब्रह्म समाज में कौन हुए थे, केशव चंद्र सेन, ठीक है। इन्होंने ब्रह्म समाज का विस्तार किया, ठीक है। और 1865 में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, ठीक है। तो पहला रहा ब्रह्म समाज, दूसरा रहा आदि ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज से कौन रिलेटेड थे, नाग टैगोर, और आदि ब्रह्म समाज से कौन संबंधित थे, केशव चंद्र सेन, ओके। ब्रह्म समाज अब आपने देख लिया, ठीक है, इसके बारे में कुछ खास बात। और फिर देख लेते हैं हम आर्य समाज के बारे में कुछ खास बात। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयाराम स्वामी, बचपन का नाम मूल शंकर, गुरु कौन थे, विरजानंद, ठीक है। फिर धर्म प्रचार के लिए आगरा में पाखंड से रिलेटेड इन्होंने पताका फहराई थी, ओके। एंड फिर आगे देखते हैं हम 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। और इनका अपना ही मुख्यालय था, वो था लाहौर में, ठीक है। और इनका एक नारा था जो कि इंपोर्टेंट है, वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है। क्योंकि अब लोगों में आपको पता है कोई सा भी समाज हो या कोई सा भी धर्म हो, कुछ टाइम पर उसमें आडंबर आ ही जाता है, तो इसलिए इन्होंने कहा वेदों की ओर लौट चलो। छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया इन्होंने, ओके। और 10 सिद्धांत दिए। 1874 में सत्याग्रह प्रकाशित किया, ठीक है। धर्म परिवर्तन का विरोध किया और इससे रिलेटेड इन्होंने आंदोलन जारी किया। और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहा इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने कहा भी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए। गौ रक्षक की समिति का गठन भी किया, गायों को बचाया जाए। और 1886 में दयानंद इग्नू वैदिक कॉलेज लाहौर में स्थापना की, ठीक है, लाला हंसराज के द्वारा, ओके। तो चलो आगे चलते हैं फिर रामकृष्ण मिशन।
रामकृष्ण मिशन क्या था ये? तो रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पर ये मिशन रख दिया गया, इसलिए इस मिशन का क्या नाम था? रामकृष्ण मिशन। ओके। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन भी हुए थे, तो वो कहाँ हुए थे? शिकागो में। ओके। फिर न्यूयॉर्क में हुआ वेदांती सोसाइटी की स्थापना। ओके। 1896 में रामकृष्ण मिशन ये चलाया गया, ठीक है। और 1900 में दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन पेरिस में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद विश्व सम्मेलन में भी गए, वहां भारत को रिप्रेजेंट किया, वहां की संस्कृति के बारे में बताया लोगों को। तो चलो इसके बाद आ जाता है फिर अपना महात्मा गांधी युग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये 1990 से 1947 तक चला। तो महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1969 में, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। 1915 में ये भारत आए थे, क्योंकि पढ़ने के लिए गए थे ये दक्षिण अफ्रीका। ओके। गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और 1916 में साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी, और इसी आश्रम से दांडी की यात्रा की गई थी, अगर आपको याद हो। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक, और 1918 में अहमदा मिल मजदूरों से आंदोलन। फिर 1918 में खेड़ा से भी रिलेटेड इन्होंने आंदोलन चलाया। और फिर आपका खिलाफत आंदोलन 1919-1922 तक ये भी चला था, ठीक है। फिर असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। फिर आपका नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में प्रस्ताव पारित, ठीक है। और फिर 5 फरवरी 1192 में चोरी चोरा कांड। जी ने मना करा था कि हम अंग्रेजों का विरोध अहिंसा के जरिए करेंगे, हिंसा के जरिए नहीं, बट वहां के लोगों ने चोरी चोरा कांड कर दिया था। पुलिस थाने को वहां जला दिया गया था अंग्रेजों का, इस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। ओके। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में। सविनय आंदोलन 1930 में 11 सूत्री की मांग, ठीक है। दांडी मार्च तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 ये नमक कानून इन्होंने तोड़ा था। कहां से कहां तक? साबरमती से दांडी तक ये यात्रा की गई थी। फिर आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये वाला, गोलमेज सम्मेलन। एक तो 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में गांधी जी के टाइम पर, ठीक है। फिर पढ़ना है हमें व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये विनोबा भावे ने चलाया था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने कहा था कि दिल्ली चलो। ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। तो ये सारे पॉइंट अपने गांधी जी से रिलेटेड थे। तो गांधी युग आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर चलते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो स्वतंत्रता आंदोलन के 3 चरण थे। तो प्रथम चरण उदारवादी आंदोलन, जो अब हम पढ़ेंगे। द्वितीय चरण क्रांतिकारी, वो भी हम पढ़ेंगे। तृतीय चरण गांधी युग, अभी हम तीसरे चरण को पढ़ के आ चुके हैं पहले ही, ठीक है, ये पहले पढ़ लिया था मैं, गांधी युग। ओके। तो चलो प्रथम चरण में पढ़ लेते हैं। प्रथम चरण में क्या था? तो प्रथम चरण में कांग्रेस पर उदारवादी नेता थे, ठीक है। तो वो कौन कौन से नेता थे? एक तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, व्योमेश चंद्र गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह एक्सेप्ट्रा। तो ये सब थे। ओके। फिर बंगाल विभाजन 1905 में वॉइस राय लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था। बंगाल विभाजन निर्णय ये कब लिया गया था? 20 जुलाई 1905 में। और फिर हम विभाजन का शोक दिवस भी बनाते हैं, 16 अक्टूबर को शोक दिवस बनाया जाता है बंगाल का। और ये फिर जब जनता लोगों ने आंदोलन करा, देखो अंग्रेज ने कहा था कि जो बंगाल है ना ये बहुत बड़ा है, इसे हम छोटे छोटे जगह पे बांट देंगे जब शासन करेंगे।
तो इस बात का भारतीय लोगों ने विरोध किया। हालांकि ये फिर बाद में कर दिया गया कि ठीक है अब हम बंगाल का विभाजन नहीं करते, तो विभाजन रद्द कर दिया गया 1911 में। ठीक है, अब समझना अंग्रेज क्यों चाहते थे बंगाल का विभाजन। तो इसलिए चाहते थे, अगर देश में कोई भी आंदोलन होता था ना, तो लोग बंगाल में आके जुड़ जाया करते थे। तो इससे अंग्रेजों को बहुत सारी दिक्कत होती थी, और बंगाल वास्तव में बहुत बड़ा था, जिससे कि लोग वहां ज्यादा एक्टिव रहते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस कारण अंग्रेजों ने सोचा कि हम भारतीय लोगों से कहते हैं ये बात और विभाजन करने की सोचते हैं, बट ये उनका मिशन फेल रहा, जिस कारण बंगाल का विभाजन नहीं हो पाया। ठीक है, फिर 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग के आंदोलन नाम से जानते हैं। ठीक है, बंगाल के विभाजन विद्रोह में ये आंदोलन चलाया गया था, इसी कारण ये रद्द कर दिया। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, तो प्रथम चरण आपने पढ़ लिया। उदारवादी राष्ट्रवाद, यानी कि नेता थे ना अपने, थोड़े से अपने ढिल्ले टाइप के थे कह सकते हैं। दूसरा चरण आएगा आपका क्रांतिकारी लोग। तो चलो दूसरे चरण पे चलते हैं, अपने क्रांतिकारी लोगों के बारे में। तो दूसरे चरण के लोग कह सकते हैं गर्मपंथ के थे। तो द्वितीय चरण स्टार्ट हो जाता है आपका 1905 से 1919 तक। तो जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक, अरविंद घोष, और जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो ये सब इन्हीं से रिलेटेड थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति। ठीक है, और 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने। संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे इसके? सोहन सिंह। ठीक है, 1916 लखनऊ समझौता। तो गरम नरम पंथ ये दोनों मिल चुके थे, गरम पंथ के भी एक हो गए, नरम पंथ के भी कह सकते हैं। जो प्रथम चरण के लोग थे वे भी एक हो गए, द्वितीय के भी लोग एक। फिर देखना है कांग्रेस मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, ये भी एक हो गए थे, और फिर पुनः 1918 में अलग हो गए थे। और जब ये अलग हो गए थे तो यही कारण बना था कि मुसलमान लोगों ने अपने पाकिस्तान की मांग की गई थी, क्योंकि अभी अलग हो चुके थे। यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर 1916 होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, तिलक ने पूना में चलाया था। फिर रॉयल एक्ट आया था 1919 में, मार्च 1919 में रिपोर्ट आई थी, के आधार पर एक कानून आया था जिसे काला कानून कहा गया। मतलब भारतीय लोग मतलब कोई गुनाह भी नहीं करे, मान के चलो कोई गुनाह नहीं करते, यदि अंग्रेज सरकार उनकी गिरफ्तारी चाहती है तो वो कर सकती है। तो वो रीजन भी नहीं बताएगी हम तुम्हें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, तो कर सकती है। ये इन्होंने यहाँ कानून लाए थे। ठीक है, तो इसलिए इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस रॉयल एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड आज हमें पढ़ने को मिलता है, जो कि 1919 में घटना घटी थी। ओके, और फिर पढ़ते हैं इसमें क्या हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफी हिंद किचलुक की गिरफ्तार हो गए थे। गिरफ्तार के कारण जलियांवाले बाग में लोग आए थे उन्हें छुटवाने के लिए। ठीक है, बट वहां क्या होता है, जो डायर था ये वहां गोली चलवा देता है और वहां सभी लोगों की हत्या हो जाती है। ठीक है, तो फिर ये जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, एक तहकीकात कमेटी बनाई जाती है जो कि तहकीकात करती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। तो कांग्रेस द्वारा बनाई जाती है। तो 1919 में अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे, सदस्य गांधी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और असहयोग आंदोलन फिर इसके लिए चलाया गया था। ठीक है, और अंग्रेज द्वारा भी कमेटी बनाई जाती है, मतलब दोनों के लोगों के द्वारा कमेटी बनाई गई थी, कांग्रेस द्वारा भी और फिर अंग्रेज द्वारा। उस कमेटी का क्या नाम था? हंटर कमेटी, और ये अक्टूबर 1919 में बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। तो दोनों ने कमेटी बनाई थी, और इस कमेटी की इस घटना के तहत जांच कर रहे थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कैसे और क्यों हुआ। ठीक है, फिर आ जाता है आपका लास्ट, आपका ये बचता है फिर आपका
हिंदुस्तान रिपब्लिक HRAS के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका गठन हुआ था। तो वर्ष 1924 में संस्थापक कौन थे इसके? सचिंद्र नाथ। हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन संस्थापक 1928 में हुई थी। तो चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह थे इसके। आजाद हिंद फौज, तो इसका विचार किसने किया था? मोहन सिंह ने, ठीक है। गठन रास बिहारी बोस 1942 में, और सुभाष चंद्र बोस ने फिर सिंगापुर में किया था इसका गठन, ठीक है। तो ये आपकी यहां समाप्त हो जाती है और आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो कवर कर लिए गए। लगभग आज यदि आपकी हिस्ट्री देखी जाए तो आपकी 6th 7th 8th कवर करा दी गई है, और जो आपकी क्लास 12th के तीनों पार्ट थे ना वो भी कंप्लीट करा दिए गए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में देखना। और जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी होती है, सतीश चंद्र, RS शर्मा, विपिन चंद्र, ये भी तीनों कवर करा दी गई हैं। तो इसका मतलब आपका इतिहास ना लगभग आपका 70% कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बचा कुछ आपकी स्पेक्ट्रम पूरा कर देगा। तो केवल अब आपको फिर स्पेक्ट्रम पर ही पकड़ बना लेनी है, बार बार स्पेक्ट्रम की प्रैक्टिस करनी है, और एक एक बार इनका थोड़ा नोट्सों से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। इससे आपका हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर आपको सभी के नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम आप चैनल पर जाना, वहां आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ओके। नोट्स आप डाउनलोड कर लेना और अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हो। इससे पहले RS शर्मा, सतीश चंद्र, ये सब करा दी गई हैं। बिल्कुल आप चैनल के प्लेलिस्ट देखना। और अब कोशिश होगी कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कराई जाए, ठीक है। और ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं, कोई पेड नहीं होती हैं, बिल्कुल फ्री होती हैं और हमेशा ही फ्री रहेंगी, ठीक है। बस अपना लक्ष्य ये है, जो लोग मतलब दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते हैं तो उनके लिए आसानी में अपनी ये क्लासेस दी जा सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।